देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चे अपने सभी महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी निःशुल्क कर पा रहे हैं। अभी तक हम लोग कोर्स को लेकर चल रहे थे। कोर्स के बाद में हम लोगों ने 10वीं और 12वीं के अनसोल्ड पेपर आपको दिए और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आपको मिले हैं। इसके बाद में अब हम लोग चल रहे हैं एक अध्याय एक सलूशन। मतलब यदि आपने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की है तो अनसोल्ड को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यदि पाठों की समरी मालूम हो जाए, पाठों के बारे में मालूम हो जाए और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी हो जाए तो हो सकता है हम परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आप लोग परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक पाएँ। तो हम लोगों ने एक अध्याय एक वीडियो रखा है, टॉपिक वाइज वीडियो नहीं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका पूरा तीसरा अध्याय कंप्लीट होगा जो कक्षा 10वीं में है। और यह अध्याय 10वीं ही नहीं, आपकी 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है और इससे नीचे मतलब 9वीं के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टॉपिक आपका कक्षा 9वीं में भी है। तो चलिए देखते हैं धातु और अधातु क्या है। देखिए, आपको भी मालूम है किसी भी तत्व को या किसी भी वस्तु को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यदि किसी भी वस्तु में या किसी भी धातु में या किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है तो आपकी क्या कहलाती है? धातु होती है। लेकिन जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता वो आपकी धातु होती है। तो इसमें प्रश्न दिया गया है जिसका आंसर है आपका तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर। यदि आपको कहा जाता है कि तत्वों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है तो आप बता सकते हैं तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है। यदि धातु के उदाहरण पूछता है तो आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर, बहुत सारी धातुएं हैं। और अगर अधातु पूछता है तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब अधातु आपकी होती हैं। ठीक है। इसके बाद में ये जो प्रश्न है आपका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्या? धातु और अधातु में अंतर। ये लगभग हर साल पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। आप चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, एक गुणधर्म का कॉलम होगा, एक धातु का और एक अधातु का। या फिर ऐसा करिए कि आप इस कॉलम को ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये दोनों कॉलम होते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप सीरियल नंबर 1 डालिए। ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें, यदि हम धात्विक चमक की बात करें तो धातुओं में क्या होती है? एक प्रकार की चमक होती है, लेकिन अधातु जो होती हैं वो चमकीली नहीं होती। ठीक है। लेकिन सिर्फ आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो आपकी चमकीली होती है। दूसरा है आपका प्रश्न, इसी में दूसरा नंबर है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं लेकिन अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं लेकिन अधातुएं आपके ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? जब पीट कर किसी भी धातु की चद्दर बना दें, ठीक है, तो वो आपका आघात वर्धनीयता होता है। तो इसमें क्या है? धातुएं पीट कर इनकी चद्दरें बनाई जा सकती हैं। ठीक है। लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, इसलिए आघात वर्धनीयता का गुण इनमें नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न इसी में पॉइंट है, तन्यता। धातुओं से आप तार खींच सकते हैं लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, इसलिए आप इनके तार नहीं बना सकते। आप देखते होंगे 100 ग्राम यदि आप लोहा ले लें तो लोहे से आप बहुत लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके स्थान पर आप 100 ग्राम अधातु ले लें तो आप उससे तार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो तन्य नहीं होती, वो आपकी टूट जाएगी। ठीक है। अगला है तो बहुत सारे, बस आपके इतने पर्याप्त हैं। आप एक पॉइंट ये भी देख सकते हैं, धातुएं ध्वनिक होती हैं, मतलब इनको टकराने पर इसमें आवाज़ होती है, लेकिन अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं, इनको टकराने पर कोई आवाज़ नहीं आती है। इतने पर्याप्त पॉइंट हैं। इसके बाद में अब आपका क्या महत्वपूर्ण है इस अध्याय में? ये आपका महत्वपूर्ण नहीं है। और देखते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ये आपका महत्वपूर्ण है। उभयधर्मी वे धातु एक ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं।
इसका कोई भी आप इन दोनों में से एक उदाहरण याद कर लीजिएगा। अगला इसमें क्या महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है आपकी। क्या चीज़ें बार बार आती हैं, हाँ ये सक्रियता श्रेणी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि आपका कक्षा 11वीं 12वीं तक जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा। अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती हैं। ये धातु की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। हालांकि ये पॉइंट हमारे काम का नहीं था, लेकिन हमने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में जानकारी लेनी थी। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक है। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर आपका पोटेशियम होगा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस है, और आपका पीवी है, लेड है। मतलब इतनी आपको लगातार आपको बनानी है। अगर क्रियाशीलता का या सक्रियता श्रेणी पूछी जाती है तो आप इसी प्रकार क्रम लिखेंगे और उसमें लिख देंगे घटती हुई अभिक्रियाशीलता, नीचे की ओर आएंगे तो घटती जाएगी। इसमें कुछ और भी हैं। H है मतलब हाइड्रोजन, और कॉपर है आपका, और मरकरी है, ठीक है। इस तरह AQ और AU, तो ये आपका सोने तक है। तो सबसे कम क्रियाशील कौन सा होगा, सोना होगा आपका AU, ये सबसे कम क्रियाशील। तो ये आपको श्रेणी पूरी तैयार रखनी है, ठीक है। ये आपका पॉइंट था जो आपका बहुत पूछा जाता है। अब ये सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। ये आपका आयनिक यौगिक का है। इसके गुणधर्म भी आ सकते हैं आपके भौतिक प्रकृति। तो ये ठोस व कुछ कठोर भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलत रूप में विद्युत का चालन करते हैं। तो ये आपके 2-3 पॉइंट पर्याप्त हैं। इसमें यदि आता है, वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको इसको देखना है। एस का आपका आ सकता है, वे खनिज जिसमें धातुओं की मात्रा पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी भी होता है, एस के कहलाते हैं। ये प्रश्न कैसा आ सकता है आपका, खनिज तथा एस के में अंतर बताइए। तो जो हम जमीन से प्राप्त करते हैं वो होता है खनिज, और यदि हम उसको शुद्ध कर देते हैं तो वो बन जाता है अयस्क। धातुओं का निष्कर्षण, ये देख लीजिएगा आप। वैसे इसमें भी ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गैंग और भर्जन बहुत बार आया है। ये गैंग किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपका आया है। तो कई बच्चों ने तो ऐसा लिख दिया था कि लोग जो समूह बना लेते हैं वही गैंग कहलाता है, ठीक है। तो अजीब अजीब से उत्तर मैंने देखे हैं कॉपियों में, लेकिन ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम पृथ्वी से किसी खनिज को निकालते हैं तो उसमें रेत और मिट्टी और इसके साथ में और भी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, यही सब क्या कहलाती है, यही गैंग कहलाती हैं। और भर्जन क्या कहलाता है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप तक गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, यह क्रिया भर्जन कहलाती है। तो भर्जन भी देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर अभी महत्वपूर्ण सिर्फ आपका गैंग है जो आपका बार बार पूछा जाता है। और गैंग के साथ में आघात्री भी है, तो वो भी देखते हैं। निस्तापन, अपचयन, ये नहीं आता है आपका। धातुओं का परिष्करण आता है, लेकिन अभी ये महत्वपूर्ण नहीं है। संक्षारण, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संक्षारण इसमें, ठीक है। ये प्रश्न आपका बहुत आता है। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता या वायु से संपर्क करके संक्षारित हो जाती हैं। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना,
वस्तु में जंग लगकर धीरे धीरे वस्तु समाप्त होने लगती है, तो वही आपकी क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण। संक्षारण कैसा कैसा होता है देखिएगा। सिल्वर में कैसा होता है? वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, आपने चांदी का देखा होगा। चांदी को यदि जो भी पहनता है तो कुछ समय बाद उसमें कालापन सा आने लगता है। इसके बाद में उसको बार बार धुलवाना पड़ता है, तब वो सही होती है। तो इसका मतलब सिल्वर जो होता है वो वायु के साथ क्रिया करके, या फिर आप कह सकते हैं वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके ये सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिससे वस्तु क्या होती है? काली होने लगती है। ठीक है। कॉपर देख लीजिए। कॉपर को उदाहरण तो मैं स्वयं बता देता हूँ आपको, ये तो मैंने आंखों देखा है। देखे तो मैंने सारे हैं, लेकिन कॉपर का बता दो कि जो अपने पास बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी आपके पास भी होगी, जो इन्वर्टर में काम देती है, उसमें जिन तारों को हमने बांधा है वो तार अक्सर हमारे हरे कलर के हो जाते थे। ठीक है। तो तब मुझे पता चला कि आपका जो कॉपर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। तो ये भी क्या है? ये भी आपका संक्षारण ही है। इसके कारण आपका वो तार जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है, उतना काट कर हमें दोबारा लगाना पड़ता है। इस प्रकार लोहे में क्या होता है? लोहे में भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे जंग कहते हैं। ठीक है। तो प्रश्न आपका एक अगला भी आ सकता है, संक्षारण से सुरक्षा कैसे करेंगे? तो आप लिख देंगे पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर और क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। इसमें से कोई भी एक दो प्रकार लिख देना, वही आपका सही माना जाएगा। अब आपने यहाँ पे एक शब्द सुना होगा, यसद लेपन। यसद लेपन किसे कहते हैं? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाती है। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए जंग की पतली परत चढ़ा दी जाती है। यही प्रक्रिया आपका यसद लेपन कहलाता है। तो ये आपका महत्वपूर्ण था। देखते हैं अगला, मिश्र धातु किसे कहते हैं? ये जरूर देख लीजिएगा आप। दो या दो से अधिक धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये प्रश्न है आपका। इसके बाद में इस अध्याय का अंत यही होता है। मतलब आप भी सोचेंगे, जिस विज्ञान को पढ़ने में हमने पूरा साल गुजार दिया और आज तक याद नहीं हो पाई, वो विज्ञान आखिर 10 मिनट में 15 मिनट में कैसे समाप्त हो जाती है? तो हम आपको बता दें, वो आपकी पूरी एक तरीके से छोटी छोटी सी चीज़ें भी दी होती हैं, लेकिन अब पेपरों का समय है तो हमें सिर्फ इतना देखना है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जिसे हम जल्दी से जल्दी तैयार कर सकें। और इसलिए ये अध्याय आपका यहीं समाप्त होता है। यहाँ तक जितनी चीज़ें दी गई थी, यहाँ तक की सारी चीज़ें यदि आप तैयार कर लेते हैं तो इससे ऊपर आपका कुछ भी नहीं आएगा। अब और प्रश्न क्या बन सकते हैं इसमें से, ये प्रश्न आप देख लीजिए, इनके उत्तर आपको स्वयं ढूंढने ना मिले तो आप पूछिएगा हमसे। एक चमकीली अधातु का नाम बताइए। ये मैंने आपको बताया भी था, आयोडीन है। अगला है खनिज किसे कहते हैं? ये आपको बताना है। जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये मैंने अभी बताया है। ये भी आपको इसका उत्तर देना है, तो इसके उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ऐसी दो धातुएं जिनको केरोसिन में रखा जाता है, ये प्रश्न आपका मत आ सकता है। बिजली की परतों पर पीवीसी क्यों चढ़ाई जाती है? ये प्रश्न आपको देखना है। लोहे के औजारों को रखने के पहले तेल क्यों लगाया जाता है? तो अभी हमने आपको बताया था, संक्षारण, मतलब जंग से बचने के लिए। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? ये देख लीजिएगा। खनिज और अयस्क में अंतर, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपकी यानी कि 100% संभावना है। भर्जन और निस्थापन की भी 10% संभावना है, लेकिन इसकी तो हम 100% कहते हैं कि आ सकता है। ठीक है। और ये प्रश्न आपका आ सकता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए कोई दो उपाय बताइए। ये प्रश्न भी आपका आ सकता है। तो ये थे इतने महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके इस अध्याय से बन सकते हैं। ठीक है।
दीर्घ उत्तरी में क्या आ सकता है? अगर ये जो दीर्घ उत्तरी दिए गए थे खनिज और अयस्क में अंतर, वैसे हमने आपको बता दिया है। अगर आपको ना पता हो तो आप इनसे भी सीख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खनिज किसे कहते हैं? भूपर्पटी में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। और ऐसे खनिज जिसमें धातुओं को आसानी से निकाला जा सके वो अयस्क कहलाते हैं। मतलब जो धरती से निकालते हैं वो खनिज कहलाते हैं, उनको शुद्ध करते हैं या उनसे जो धातुओं को निकाला जा सकता है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका अयस्क कहलाता है। भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है? अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करना ये आपका भर्जन क्रिया कहलाती है, लेकिन वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाती है। आपका बस इतना था जो था दूसरे अध्याय में। अब हम आपको तीसरे अध्याय में। अब हम आपको चौथे अध्याय में आपको अगली वीडियो मिलते हैं। उम्मीद करते हैं ये 15 मिनट के वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और जो कुछ आपने पढ़ा, ईश्वर चाहेगा इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। यदि आपने इतना भी पढ़ लिया तो इस अध्याय में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा और आप पेपरों को बहुत बेहतर तरीके से करके आ सकते हैं। तो जिन बच्चों, अभी तक हमने आपसे नहीं कहा लेकिन आज मैं फिर कहूँगा, हमेशा कहता हूँ कि यह वीडियो सिर्फ आप देख रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह वीडियो जब आपके साथ में हज़ारों लोग देखेंगे तब बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति तभी कर सकते हैं जब हम अधिकतम बच्चों तक अपने वीडियो को पहुंचा पाएँ। तो जितने ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उतने ज़्यादा बच्चे अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो आप लोग फटाफट सबको शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो शेयर करिए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, और ना पसंद आया हो तो अनलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ना कोई फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर देना है।